भारतीय रेलवे में जैसा कि आपने अध्ययन किया कि 3,25,000 से भी अधिक वैगन का उसकी उपयोगिता के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया। इसमें एक प्रमुख भाग है फ्लैट वैगन, जिसके अंतर्गत BRN बोगी रेल फ्लैट वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक, इसके 6 प्रकार आपने पढ़े। अब इनके नियमित रखरखाव मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल सदैव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या, एक निश्चित समय सीमा, एक निश्चित क्रम से, एक निश्चित मैन हावर्स में और एक निश्चित समय अवधि में किसी भी रोलिंग स्टॉक का, लोको, कोच और वैगन का रखरखाव इस प्रकार किया जाता है कि वो निरंतर अपनी सेवा के लिए एक सुरक्षित यात्रा के लिए उपस्थित रहे, हमें अवेलेबल रहे। इस क्रम में BRN वैगन का ROH, जिसको कि आप उसकी समय अवधि, कितने प्रकार के हैं, कितनी मैन हावर्स हैं, क्या क्या इसके बॉडी और बोगी में क्या क्या काम होता है, क्या गेजिंग है, आइए इस अध्याय में इसका अध्ययन करें। अब जैसा कि आपने उपरोक्त संदर्भ में और एक छोटे से चलचित्र के माध्यम से BRN वैगन की उपयोगिता, जो हैवी रेल लाइंस, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, स्टील कॉइल और इस प्रकार के लंबे और भारी मटेरियल्स को परिवहन का, देश के कोने से दूसरे कोने तक परिवहन का कार्य करते हैं। तो जैसा बताया गया है कि ROH रूटीन ओवरहॉलिंग, जो BRN बोगी रेल वैगन फ्लैट वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक का भारतीय रेल में ROH किस प्रकार से होगा, तो ये कैमटेक के 2022 के लेटेस्ट मैनुअल, IRCA पार्ट 3 2020 के लेटेस्ट एडिशन और रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2023 के अनुसार सब कुछ जो एक ऑथेंटिक एजेंसी से है, उसके अनुसार इसका ROH को देखें। भारतीय रेल में कुछ रूटीन डिपो पर, ये वो मैनुअल है जिसके अनुसार हमने ROH करना है, कुछ रूटीन डिपो पर, जैसे उत्तर रेलवे में वर्तमान में मुरादाबाद में काफी समय से और अभी कुछ माह से गाजियाबाद में भी बड़ी उच्च दक्षता से, उच्च क्षमता से हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो इन BRN का बोगी रेल फ्लैट वैगन, जो 5 से 6 प्रकार के भी आपने पढ़ा है। छठा कौन सा, BRN के साथ BRN-A, तो इस प्रकार 5 और 6, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप BRN-A है। तो इन 5 प्रकार के वैगन में कैसनव की 2 प्रकार की हाई स्पीड, जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक, खाली और भरे में 90 किलोमीटर तक है, और BRN-A, BRN 22.9 में यह स्पीड 70 खाली अवस्था में और भरी अवस्था में 60 किलोमीटर तक है। तो 60 से 70 किलोमीटर के लिए 22 NLB कैसनव की 6 प्रकार की ट्रॉलियां भारतीय रेल प्रयोग कर रही है। बताया था ना आपको कि 3 लाख से भी अधिक, 3,25,000 से अधिक वैगनों में इन्हीं 6 प्रकार की बोगियों का एक BLC में इसका एक संवर्धित रूप, 7वीं जो है BLC की है, उसका LCCF-20C नाम है, वो कैसनव से हम अलग करते हैं। और दूसरी जो हाई स्पीड है कैसनव 22HS, ये BRNEHS में जहां भी HS वर्ड जुड़ा है उसमें ये
ट्रॉलियां प्रयोग की। तो हमने, अब आप समझिए इन दो ट्रॉलियों का, कैसनव 22 NLB और कैसनव 22HS, इन दो प्रकार की ट्रॉलियों का प्रयोग इसमें करना है। तो NLB ट्रॉली में और HS ट्रॉली को हम पहचानेंगे कैसे, इस आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया आप इसको समझे। तो इस क्रम में NLB ट्रॉली में तीन चीज थी। पहले इसका स्पाई गॉर्ड जो बोलोस्टर में स्नोबर स्प्रिंग के सेंटर में जो स्प्रिंग थी, ये डबल कॉइल स्प्रिंग थी NLB में। स्पाई गॉर्ड इसका कम था, मतलब इसका घेरा कम था, ठीक है। एक स्प्रिंग, 7 स्प्रिंग थी, इनर 7 थी इसमें। और ये मेटल बॉन्डेड रबर पैड था, इसका साइड बेयरर मेटल बॉन्डेड था और फ्रैक्शन वेज ऑल मेटल थे। तो आपने क्या समझा, साइड बेयरर स्नोबर स्प्रिंग में स्पाई गॉर्ड का साइज कम था। और इसी प्रकार जो HS ट्रॉली है, जो HS हाई स्पीड ट्रॉली थी, इसमें इन्होंने स्पाई गॉर्ड का साइज देखिए, एक स्प्रिंग कम किया। स्पाई गॉर्ड जो मिडल स्प्रिंग थी, इसमें इनर स्प्रिंग नहीं है और इसका स्पाई गॉर्ड का ये साइज काफी बड़ा कर दिया। साइड बेयरर उसमें मेटेलिक थे, 2 PU पैड वाले, इसमें 3 PU पैड वाले साइड बेयरर लगाए, क्योंकि स्पीड बढ़ी ना, तो हंटिंग को कैसे आप नेगोशिएट करोगे। और तीसरा फ्रैक्शन वेज जो अब आ रहे हैं वो विद लाइनर आ रहे हैं, आपने उसमें देखा था वो विदाउट लाइनर थे, ठीक है। तो मुख्यतः NLB ट्रॉली बाहर से जैसे NLB ट्रॉली है, HS ट्रॉली और इसमें जो मुख्य फर्क है, और NLB नैरो जा लाइट वेट विथ फिश वैली, ये दोनों में NLB में तो हमने सुधार किया। क्या किया था, जैसे मछली का मुंह और उसके पीछे पर की तरफ ये क्रॉस सेक्शन कम होता है और बीच में उभार होता है मछली का, जो पेट वाला साइड होता है ना, इसी प्रकार इसका वेट करने के लिए, खोखला तो है ही, इस वेट को कम करने के लिए हमने ये साइज क्रॉस सेक्शन कम किया, इसलिए इसको फिश बेली बोलोस्टर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने हाई स्पीड और NLB 22 NLB और 22 HS ट्रॉली में अंतर समझा। एक आपने देख भी लिया है कि किस प्रकार की ट्रॉली है, ठीक है। अब आइए BRN ROH की तरफ बढ़े। तो ROH क्या है, जैसा कि आपको बताया गया है कि एक निश्चित समय में की जाने वाली वो प्रक्रिया जिसमें कि हमें वैगन का एक सुरक्षित यात्रा के लिए अधिकतम उपलब्ध भी हो, विश्वसनीय भी हो, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेट वैगन हमारे पास भी मिले। वो कब मिलेंगे, जब आप समय से उसका रखरखाव करेंगे, तो उसका DBS ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कम होगा, ठीक है। अब आए, ये कब किए जाने चाहिए, पहला किया कब किया जाना चाहिए, ROH क्या है आपने समझा। ये आप चैप्टर नंबर 2 जो केमटेक मैनुअल 2022 है, इसमें इसने बॉक्सन, BCN, बोस्ट, BLT इत्यादि के ROH, इसको अभी मैं समझाऊंगा। पहला और दूसरा ROH क्या है। तो इसमें यदि हम BRN के इस तरफ हम देख रहे हैं, तो ये 24 जो पहला, जो न्यूली बिल्ट BLC हैं, बॉक्सन है, ठीक है, BCN भी है, तो ये सब 24 महीने में जो नया वर्कशॉप से मैन्युफैक्चर होके आएगा। लेकिन BRN के केस में चाहे पहला हो, उसके बाद दूसरा हो या तीसरा, सफिशिएंट का मतलब है कि यदि वो 6 साल के लिए आता है, 4.5 साल के लिए आता है, तो नए वाले का बॉक्सन का 24 में होगा, 24 में होगा, बाद में 18 में होगा, ठीक है ना। BLC का जैसे पहला 24 में ROH होगा नए मॉड्यूल का, फिर 18। लेकिन BRN में फिर मैं आपका ध्यान इधर देना चाहूंगा, ये केवल 18 महीने के निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। अब POH कब होता है, POH का भी थोड़ा सा देख लें, भले हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप क्योंकि ओपन लाइन में आपको बुक करना हो, तो POH बुक करने के लिए आपको BRN का POH भी पता होना चाहिए। BRN का POH ये देखिए, पहला POH 6 साल में,
और उसके बाद जो नया को वैगन बनकर पहली बार आपके पास, वो 6 साल बाद रिटर्न होगा वर्कशॉप को लिए पीओएच के लिए। लेकिन जब एक बार उसका पीओएच हो जाए, फिर आपको 4.5 साल में वो वर्कशॉप बुक करना है, ठीक है ना। अब इसके लिए मैन हावर्स क्या है? रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 2023 139 के अनुसार उन्होंने नई यार्डस्टिक 2023 में दी। तो वैगन आरओएच जो भारतीय रेल के कैसरब और कैसरब जैसी 6 ट्रॉलियों से सुसज्जित वैगन, चाहे बॉक्सन हो, बीसीएन हो, बीआरएन हो, बोस्ट हो, तो उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियर बता दिया मैन हावर्स आरओएच के 150 हैं। ये इस पत्र से क्लियर हुआ, ठीक है। ये अटेंशन इस चीज का है कि यदि माना किसी विशेष परिस्थिति में काम करते हुए किसी वैगन का हमें पीओएच आरओएच डेट को कुछ उसको रेक्टिफाई करना है, तो रेलवे बोर्ड या हेडक्वार्टर के आदेशानुसार आप उसको कर सकते हैं। कई बार एनपीएच बुक करना पड़ता है। अब आए जिस ट्रॉली का, ये एनएलबी ट्रॉली अभी आपने हमें दिखाई थी, बताया था ना, एनएलबी इसमें एचएस होगा जो होगा। फर्क क्या है? एक इनर स्प्रिंग का, एक साइड बैरियर का। लेकिन आरओएच का मेथड लगभग सेम है। फर्क कहां पड़ेगा? जहां आप क्लियरेंस मेंटेन करेंगे तो क्लियरेंस भी 80% लगभग सेम है। केवल जब आप आरओएच कर जाएंगे तो कुछ क्लियरेंस में डिफरेंस है, वो चेकलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक बार जिस चीज को आरओएच करना है, आरओएच का मतलब है ट्रॉली जब रन आउट करोगे तो आपको ये सब कुछ खोलना पड़ेगा, डिसअसेंबल करना पड़ेगा। इसमें 2 साइड फ्रेम अलग हो जाएंगे, क्रम से समझिए। स्प्रिंग प्लांक जो बोलोस्टर है इसका बोलोस्टर का सेंटर पियर्ड बॉटम और सेंटर पियर्ड टॉप, ये तो आपका बोगी के बॉडी के ऊपर चला जाएगा, ये आपके बोलोस्टर के अंदर रहेगा। ये देखिए फिश वैली बोलोस्टर है नहीं, मछली के आकार का। उसके बाद ये साइड बेरर है। साइड बेरर कहाँ है? इधर ये साइड बेरर रहेंगे, ठीक है। ये सब आपको अलग अलग करने। स्प्रिंग प्लांक, फिर ये स्प्रिंग गियर अलग होंगे, इसकी मेजरमेंट होगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी। वो पेयरिंग बताएंगे कि पेयरिंग मशीन के ऊपर जाकर इसकी फ्राइट लेनी है, और सभी एक रंग की, चाहे वो येलो हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो ग्रीन हो, एक ही कलर कोड की स्प्रिंग एक साथ होंगी, क्योंकि उनकी फ्री हाइट में डिफरेंस मात्र 3 mm होगा, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग होगी। इधर व्हील सेट अलग जाएंगे, व्हील सेट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, बेयरिंग होगा, इसकी रीप्रोफाइलिंग, पिट व्हील लेथ या सरफेस व्हील लेथ, सरफेस व्हील लेथ पर इसकी रीप्रोफाइल होगा, ठीक है। यदि उसकी बेयरिंग यूएसटी टेस्ट बिल्कुल सही है। कई जगह, जैसे कुछ जगह यदि ये सुविधाएं नहीं है तो वर्कशॉप से सीधे अल्ट्रासोनिक टेस्ट किए हुए नए व्हील मिलते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया वर्कशॉप में भी होगी, ठीक है। इसके बाद आपने ये सब चीज करने के बाद आपको इसको डिसअसेंबल करना है। तो ये चीज इसलिए बताई गई है, आपको पता है कि मुझे करना क्या है। ये सीटीआरबी है, कॉर्टेज टेपर रोलर बेलिंग, सीटीआरबी। अब एक चित्र बीआरएन वैगन का आरडीएसओ ने दिया है। ये मैं क्यों आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपको जब डायमेंशन करनी होंगी, क्लियरेंस मेंटेन करनी होंगी, सीबीसी हाइट मेंटेन क्लियर करनी होगी, तो आपको मोटा मोटा अनुमान, इसका व्हील बेस 2000 प्लस माइनस 4.5 जो भी है वो आपके उसमें लिखा, पहले ये मेंटेन करना है। वैगन के एक बोगी के सेंटर से दूसरे बोगी के सेंटर का जो गैप ये है 9144, एक हेड स्टॉक से दूसरे हेड स्टॉक तक का, पूरे वैगन की बात चल रही है, ये है। और ओवर कपलिंग सबसे ज्यादा ये है 14,645, 14,645 mm। तो ये डायमेंशन आपको क्यों बताई जा रही है कि यही सब आपने मेंटेन करनी है। आए अब इस रेखा चित्र के माध्यम से, इस लाइन डायग्राम से मैं आपको बीआरएन वैगन का आरओएच एक क्रमबद्ध तरीके से बनाता हूं। ये चित्र में कई चीजें यदि हम चित्र से देखें तो हम बहुत जल्दी समझते हैं, ठीक है ना। जैसे एक छोटे से कार्टून फिल्म में हम सारी कहानी सेकंड में समझ जाते हैं,
तो इस प्रकार आपको आरओएच किस तरह करना है इसको देखें। अब आरओएच में आपने व्हील, सीबीसी, बोगी, साइड फ्रेम, उसकी सीटीआरबी, उसके ब्रेक रिंग के वर्न आउट, सभी साइड फ्रेम की और उसके स्प्रिंग को सब कुछ जांच लिया और यदि वो सही है, उसकी माप सही है तो आपने उसको, लेकिन मैंने एक बात बताया कि लिस्ट ऑफ मस्ट 10 आइटम ड्यूरिंग आरओएच आपको 100% बदलनी है। ध्यान दें, इसमें 2020 के आईआरसी मैनुअल में क्लियर किया है कि इन 10 आइटम को, कौन कौन से आइटम है, मैंने आपकी सुविधा के लिए इन आइटम, इस मैनुअल के इस एडिशन को, एडिशन कौन सा है, 2020 का अपेंडिक्स एन, पेज नंबर 272। अब आप आइए क्रम से एक एक चीज को समझें। सबसे पहले ये 100% रिप्लेस्ड है साइड फ्रेम की नट बोल्ट विद वाशर, ये की एंड नट बोल्ट वाशर। एक बार ध्यान रखिए आप कि इसमें साइड फ्रेम की नहीं है, कई जगह कंफ्यूजन है, केवल उसके नट बोल्ट और वाशर, क्योंकि नट बोल्ट अधिकतर वेल्डेड रहते हैं, टुच वेल्ड होते हैं जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तो इसको आपको वाशर और की को बदल देना। दूसरा कौन सा है, आपने चित्र स्प्लिट पिन जिसका साइज 12 mm इंटू 110 mm में कहाँ रहती है, ब्रेक शू, ये देखिए ब्रेक ब्लॉक शू, ये जो स्प्लिट पिन है, ये जो एक बार जो मुड़ी हुई होती है आपने सीधी करके निकाली, फिर इसको बाद कभी भी दोबारा यूज नहीं करना। कब नहीं करना, जब आरओएच हो रहा है। इसमें सीसी यार्ड मेंटेनेंस की बात नहीं, जब आरओएच हो रहा है, ठीक है। बार बार इस शब्द सीटीआरबी लॉकिंग प्लेट, ये क्या है, ये देखिए, यदि आपने इसका यूएसटी किया, आपने बेयरिंग की जांच की, आपने व्हील की इसका वर्न व्हील प्रोफाइल जो है लेस से बनवा ली, टर्निंग लेस से, तो फिर इसको दोबारा लगाना है, क्योंकि ये मुड़ती है, लॉक करती है, दोबारा कभी यूज नहीं होती। चौथा और महत्वपूर्ण, अब ये जो थे ये पार्ट थे आपके व्हील से या ब्रेक से, ठीक है ना। अब है इसकी स्ट्राइकर कास्टिंग वेयर प्लेट, स्ट्राइकर कास्टिंग जहां पे ई टाइप का सीबीसी, ठीक है ना, स्ट्राइकर के साथ, स्टेमली के साथ रहता है, तो इसमें इसके सीबीसी और इस स्ट्राइकर के मध्य एक प्लेट वेल्ड होती है दोनों तरफ। ये क्यों वेल्ड होती हैं, ताकि ये जो 6 mm की या 8 mm जो भी प्लेट है ये वियर हो तो इसको आप आराम से बदल लें। तो आरएच में 100% बदलनी है, चाहे नहीं क्यों ना लगाई थी आपने पिछले महीने, ये सही भी हो तो बदलनी है, ताकि जब कभी घिसावट हो तो पूरा का पूरा सीबीसी ना बदलना पड़े या पूरी इसका स्ट्राइकर ना बदलना पड़ जाए, हाउसिंग ना बदलनी पड़ जाए, ठीक है ना। तो ये भी बदलनी है। पांचवा महत्वपूर्ण है, इसमें 2 चीजें, डस्ट कलेक्टर फिल्टर, ये फिल्टर है जो एयर ब्रेक की जो मेन लाइन और उसके सब लाइन के साथ फिल्टर है, इसको आप साफ कीजिए। और सॉरी साफ नहीं, इसको पूरा बदलना है, साफ करने की जरूरत नहीं है, पुनः सुनिए। उसके बाद डस्ट कलेक्टर वाशर एंड ओरिंग, ये कौन सी है, डस्ट कलेक्टर वाशर एंड ओरिंग, ये इसका डस्ट कलेक्टर वाशर और ओरिंग आपने। इसके बाद रबर गैस्केट, रबर गैस्केट कहाँ है, ये इसी के साथ एक गैस्केट होता है, इसको आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 7 चीजें क्लियर होगी। अब है एमयू वाशर, ये एमयू वाशर जो है, जो हमारे बिग बी एरपी एंड का जो एयर हाउस है उसके वाशर को बदल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां से मैक्सिमम लीकेज की संभावना होती है। तो आरओएच में आपको पूरी तरह से इसको बदलना है। और इसके बाद 2 चीजें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एआर ड्रेन प्लग लेदर वाशर, एआर और बीसी ड्रेन प्लग लेदर वाशर, एआर ड्रेन प्लग और ब्रेक सिलेंडर वाशर, इन 10वीं चीज को आपको, इन सब के सब 10 आइटम को आपको आरओएच में बदलना है। फिर उस ट्रॉली को, एयर ब्रेक को आप फाइनल
टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद आपने ये परफॉर्मे भरने हैं। जब आपने देखा ना सब कुछ बदल दिया, मस्ट चेंज है कंडीशन, उसके बाद ये पहला परफॉर्मा आपने भर दिया, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया था ना कि दोनों तरह की, एक स्टैंडर्ड और एक बर्नआउट, ठीक है। दूसरा परफॉर्मा क्या है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताया था, चाहे वो आपके क्लियरेंसेस हो, आपका कोई भी स्टैंड जैसे पेडेस्ट्रल या एडाप्टर, इन सब के एडाप्टर, क्राउन लॉक, ये सब चीजों की स्टैंडर्ड वैल्यू और वर्न आउट वैल्यू आपको दी गई है। तो यदि इन दोनों के बीच कोई वैल्यू है तो वो स्वीकार्य है, अन्यथा वो स्वीकार्य नहीं है, आपको उसको बदलना है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण है, ये तीसरा महत्वपूर्ण है क्या है, आपके पास ये पैरामीटर, ये एयर ब्रेक के, ये कौन से जो मैंने बताया था प्री बिलिंग और प्री एयर ब्रेक टेस्टिंग में, ये आपको प्री जो दिखा है कि आपको आते ही पहले भरने हैं, सब चीज देखना है, एयर हॉज वगैरह जो पहले क्या थे। यदि आपने कोई एयर हॉज चेंज किया है तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। जो 10 में चेंज आइटम में एमयू वाशर तो चेंज है, लेकिन एयर हॉज कंप्लीट चेंज है, तो इस फाइनल में जब आप फाइनल टेस्टिंग करेंगे ये सब चीजें इस परफॉर्म में आपको भरनी है, ठीक है। और अंत में जो पांचवा है, ये क्या है, ये आपकी DDR, उसकी डायरी है कि कौन सा वैगन है, इसका लास्ट पीएच कब था, ROH कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका बिल्ट ईयर क्या है, कौन कौन से लोग, किस गैंग ने, किस बोगी में, बॉडी में कौन था, बोगी में कौन था, दिल्ली एंड की बोगी में कौन था, और निजामुद्दीन उसके अपोजिट अलीगढ़ एंड या जो भी एंड है आपका, दोनों एंड की बोगी के जो भी स्टाफ आपने इस पे टेक्नीशियन, असिस्टेंट डिप्यूटी किए, उनको क्लियर कीजिए। एयर बैग टेस्टिंग कितने की उसको भी कीजिए, ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का पता लगे, और यदि माना कोई कमी होती है तो उसकी कमी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। तो इस प्रकार आपने सब थ्योरी क्लास में ROH की विधि किस प्रकार की होती है, क्लियरेंसेस क्या क्या है। अब आइए शॉप फ्लोर पर वैगन केयर सेंटर में किस प्रकार हमें इसको करना है, इसका प्रैक्टिकल देखें और इसको गहराई से समझें। अब BRN, जैसा कि मैंने बताया, बोगी, रेल, ट्रक विद न्यूमेटिक ब्रेक फ्लैट वैगन, तो इसके ROH के लिए समय अवधि आपने पढ़ ली है 18 महीने, और उसके बाद नियमित अंतराल के 18 महीने के बाद तक ये होते हैं। पीएच का शेड्यूल सेम है, जो पहला पीएच होगा न्यू बिल्ट का वो 6 वर्ष, और उसके बाद सफिशिएंट पीएच जो है 4.5 वर्ष होंगे। तो सबसे पहले ROH जो रूटीन ओवरहॉल है, जो नॉमिनेटेड डिपो, जैसे वर्तमान में नॉर्दर्न रेलवे में मुरादाबाद, और अभी कुछ समय से गाजियाबाद वैगन डिपो दिल्ली डिवीजन का बड़े ही एफिशिएंसी पूर्ण इस कार्य को कर रहा है। तो इसको करने से पूर्व जिस भी BRN वैगन का ROH ड्यू है, उसको उचित लिफ्टिंग स्थान पर जो भी इसका वैगन केयर सेंटर है उस पर आप प्लेस करेंगे, और वैगन केयर सेंटर की जो मेन लाइन है उसको लॉक करेंगे, चाहे लाल लगाना या अपने लॉक से। उसको करने के बाद लिफ्टिंग जो भी साधन है, जैसे क्रेन, जैक जैसा, और जहां पर जो उपलब्धता हो, ठीक है ना। और फ्लोर तो आपको पता है सिक्लाइन का, जिस प्रकार की रेनफोर्स क्वालिटी का जो कंक्रीट सीमेंट है, वहां पर प्लेस करने के बाद सबसे पहले इस पे इसका वुडन वेज, जिसको आप जनरल भाषा में व्हील जाम कहते हैं, उनको आरोपित करेंगे और इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है ना। जो अपोजिट ट्रॉली उठानी है उसके अलावा दूसरे एंड की ट्रॉली। अब BRN फ्लैट वैगन के ROH को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि आपने इसका प्लेसमेंट करा लिया, जिसका ड्यू है, कितना समय लगेगा, रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार
एक BRN वैगन के, फ्लैट वैगन के ROH में 150 मैन हावर्स ये निर्धारित है। आप इस लेटर के माध्यम से समझते हैं। प्लेस होते ही सबसे पहले इस वैगन का प्री बिलिंग और प्री टेस्टिंग, दो शब्द है। प्री बिलिंग, प्री बिलिंग क्या है? जो भी BRN वैगन DVS होकर हमारे पास प्लेस हुआ है उसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खामियां हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी एंड डिफेक्ट, उन कमी और खामियों को आपने नोट करना है। ये क्यों होता है? हो सकता है कि कोई चीज क्रैक हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर वो DV रात को इमरजेंसी में किसी दूसरे को वैगन को फिट करने के लिए यार्ड में निकाल लिया गया हो। तो ये सब चीजें आप पहले इसको नोट करेंगे और उससे पूर्व SWTR से इसका जो चेकलिस्ट आपको पढ़ाई गई है उसके अनुसार इसको पहले टेस्ट करने के बाद भर देंगे। इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए, इसके पश्चात हम करते हैं इसकी स्ट्रिपिंग, खोलना। तो जो सबसे पूर्व खोलने का क्रम है वो इस प्रकार है। अब आप ROH के लिए ड्यू BRN का आपने प्री बिलिंग कर लिया, प्री टेस्टिंग कर लिया, परफॉर्म में भर लीजिए। अब स्ट्रिपिंग, इसको खोलना। जो बोगी बॉडी के जो कनेक्शन है, सबसे पहले सेंटर पिवट, सेकल पिन, लॉक को खोलना। ये देख रहे हैं आप, यू के आकार का, ये आपको खोलना होगा। इसी बीच जो इसमें गैंग डिपुट है, ठीक है, इसको सेकल पिन यू को खोलना। इसके साथ ऐसे साइड फ्रेम की, अभी तो आपने पढ़ा था ना मस्ट चेंज आइटम में, साइड फ्रेम की जो है इसके जो नट बोल्ट को जैसा है, जो टुच वेल्ड है तो इसको कटवाना पड़ेगा। अधिकतर ये कटता ही है। इसको खोलना। तीसरा महत्वपूर्ण, इसके एयर ब्रेक कनेक्शन को, इसके एयर ब्रेक कनेक्शन को खोलना होगा। ये देख रहे हैं आप, इसको अलग कर दिया ताकि जब हम इसको उठाएं, इसकी बॉडी को उठाएं तो ये आसानी से बिना डिस्टर्ब करे अलग हो जाए। इसके अतिरिक्त यदि मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम है तो इसके हैंड ब्रेक का जो लीवर है तो उसके कनेक्शन को भी आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार आप लिफ्टिंग करने से पूर्व इन चार महत्वपूर्ण चीजों को खोलेंगे। BRN जो मॉडिफाइड ब्रेक की सिस्टम से सुसज्जित वैगन है, उसमें जो हैंड ब्रेक का जो केबल है, ठीक है ना, हैंड ब्रेक का केबल का जो कनेक्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी आप इसको पृथक करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट करेंगे, ताकि अब इसके बाद हमने सीधा सिंक्रोनाइज जैक के माध्यम से या उचित पावर क्रेन के माध्यम से इसको लिफ्ट करना है। सारा बोगी बॉडी कनेक्शन को BRN के स्ट्रिप करने के बाद लिफ्टिंग पैड, ये इसमें स्पष्ट है, ये एक्स्ट्रा जो है इसमें वेज जुड़ी हुई है, इस पर आप चाहे सिंक्रोनाइज जैक या क्रेन के टैकल के माध्यम से इसको दोनों तरफ से एक समान उठाना प्रारंभ करें। इस प्रकार आपने क्रेन के द्वारा सुरक्षित तरीके से BRN के बॉडी सेक्शन को उठाकर और बोगी को रोल आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। बॉडी को एक उचित और मानक ट्रसल्स के ऊपर जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस हमारे मैनुअल में दी गई हैं उस पर आपको ट्रांसफर करना है और बोगी आपने ROH के लिए बाहर पहले ही रन आउट कर दी। अब BRN वैगन, बोगी रेल फ्लैट वैगन जो न्यूमेटिक एयर ब्रेक से सुसज्जित होते हैं, उसकी NLB 22 NLB या 22 HS जो कैसनफ के 6 प्रकार के ट्रॉलियों में से जो 2 ट्रॉली BRN में यूज होती हैं, उसका हमने जो कंडीशनल बेस
आइटम थे वो चेंज कर दिए, चाहे वो स्प्रिंग गियर में हो, ब्रेक गियर में हो, अंडर फ्रेम में हो, व्हील में हो या सीबीसी में हो। उसके बाद ट्रॉली फ्रेम का आपने जो पेडेस्टल जाके कॉर्नर है, पॉप है, मतलब जो कॉर्नर वीकेंड है जहां संभावना यह है कि वहां से क्रैक हो सकते हैं, आपने इनका डीपीटी भली भांति कर लिया। ठीक है, उसके पश्चात आपने इसके पॉप बटन रिपीट को, यह भी ध्यान देखने की बात है कि जैसे 5 पॉप बटन है, यदि जैसे इसमें 30 हैं, 2 हमने एवलिश कर दिए तो उधर भी 3 होने चाहिए। ठीक है, यह निश्चित करने के बाद आप इसके पेडेस्टल जाका सेंटर निकालेंगे साधारण सा स्केल से, और इस चौक लाइन को आप आरएच के समय ड्रॉ कर लेंगे। इसका क्या फायदा होगा, अभी जो टेक्नीशियन इसको नापेंगे उनको पता है कि मुझे अपने गेज का सेंटर इस पे रखना है ताकि किस तरफ की क्लियरेंस ज्यादा होगी उसी तरफ हमें जो एडिशनल कोई भी चीज लाइनर वेल्ड करना वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, जिधर गैप ज्यादा होगा उधर करेंगे। तो आइए इसकी गेजिंग को हम किस प्रकार करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज, आप जो भी गेज यूज करें वो किसी मानक संस्थान से कैलिब्रेटेड हो एनुअल बेस पे, और उसमें प्रॉपर मार्किंग और सर्टिफिकेशन आपके पास उपस्थित होना चाहिए, जिसकी आपकी माप की सार्थकता और उसकी एक्यूरेसी हम निश्चित रूप से कह सकें। अब इस गेज को आरओएस ट्रॉली में इस क्लियरेंस को कैसे नापते हैं, आए इसको देखें। ये पहले हम लाइन और सेंटर देंगे। पेडेस्टल जो लाइनर आउटर में देखेंगे, ये लाइन लगाएंगे यहाँ से, यहाँ ये लगा हुआ है, एक खींचेंगे यहाँ से लाइन, और देखेंगे पेडेस्टल जो लाइनर आउटर में किधर साइड घिसा हुआ है, ये बाहर साइड, इसे हम या तो इधर घिसा हुआ हो, ये इसमें हम पत्ती लगाएंगे, या इधर साइड से इधर घिसा हुआ है तो इधर हम लाइन में पत्ती लगाएंगे, जिधर पत्ती लगा के और बेल्ट करेंगे। पेडेस्टल जो लाइनर आउटर इसको बोलते हैं, और ये 236 से 233 mm का गैप होता है क्लियरेंस, ये गेज है। अब इसको वो कर देना, ये मेन लाइन से मिलाएंगे हम। ये पेडेस्टल जो शॉर्ट का गेज है, और ये इसका गेज का जो लंबाई जो ये से पेडेस्टल जो लंबाई होता है यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में, ये 190 से 187 mm तक चलाते हैं। और ये जो क्लियरेंस आ गया अंदर में, इसमें हम बेल्ट करके या तो पत्ती लगा के हम बेल्ट कर देंगे। ये पेडेस्टल जो शॉर्ट है। रूफ गेज है, ये रूफ नापते हैं 152 से 148 mm तक चलाएंगे रूफ गेज। ये इसमें भी घिस जाता है या इधर घिस जाएगा तो हम पत्ती लगाएंगे और ग्राइंडर करके या वेल्डिंग करके ग्राइंडर कर देंगे। इसे हमें 152 से 148 mm पुराना है, इससे और इससे रूफ को। पेडेस्टल क्राउन रूफ, ये पेडेस्टल क्राउन रूफ का गेज है, जिसे हम क्राउन रूफ नापते हैं 318 से 328 mm तक चलाएंगे HS बोगी। ये पेडेस्टल साइड क्राउन गेज, एक क्राउन गेज लगाएंगे। ये रहता है 81 से 78 mm का गैप। पेडेस्टल साइड क्राउन गेज 81 से 78। साइड फ्रेम से और बोलस्टर के बीच में हम एक सेंटर लाइन खींचे, इसे इसके बीच में, और ये बोलस्टर और साइड फ्रेम का जो बीच में जो क्लियरेंस होता है, इसमें 448 का गैप होता है, जो कि मेरा इधर 3 mm का क्लियरेंस होता है और इधर 3 mm का क्लियरेंस होता है। ये HS बोगी चाहे NLB ट्रॉली हो, ये दोनों में क्लियरेंस सेम होता है। इससे हम एंटी रोटेशन लग नापते हैं, जो कि एंटी रोटेशन लग इधर से साइड फ्रेम और इधर का साइड फ्रेम से बोलस्टर के बीच में जो क्लियरेंस होता है 4 mm का होता है। 2 mm इधर साइड, 2 mm इधर साइड, टोटल 4 mm का रहता है एंटी रोटेशन लग का बीच का क्लियरेंस। ये बेस ब्लॉक गेज है, ये हो गई वर्टिकल साइज, ये हो गई स्लोप, ये स्लोप हो गई,
ये वर्टिकल हो गया। ये लगाए हम गेज यहाँ से यहाँ बीच में, और इसमें देखेंगे ये इसमें हम स्ट्रिप गेज लगाएंगे। इसमें 7 mm से प्लस आ रहा है, ये 7 से 8 mm तक चल गई गैप, तो हम इसको कंडम कर देंगे 7 के बाद। और ये स्लोप में 3 mm के बाद कंडम कर देते हैं, 3 mm के बाद कंडम कर देंगे इसे, ये गैप बन जाने का 3 mm के। साथ ही साथ ये आपकी कौन सी बोगी है जो ओवरऑल्ड होगी, लेकिन ये बीच में जैसे सेंटर पिवट का, लाइनर का, इसका गेज के द्वारा चेक करना, नहीं होगा तो लाइनर लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका साइड फ्रेम के और रिपेयर को, ये डीपीटी टेस्ट की तैयारी है, ये स्प्रिंग निकालने की तैयारी है। ये वो मेंटेनेंस मैनुअल 2022 से जो ये क्लियरेंस हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बोगी का प्रकार और ये क्लियरेंस अधिकतम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। ये केमटेक मैनुअल 2022 में बहुत क्लियर है। एनएलबी एचएस ट्रॉलियों में अधिकतर ये लगभग समान है। और स्प्रिंग का आपको कलर कोडिंग किस प्रकार करना है, कोई भी स्प्रिंग हो, जब आप एनएलबी और एचएस, देखिए इसमें मेन फर्क कहां आएगा, एनएलबी और एचएस में आउटर इनर स्नबर कुछ चीजें समान है, लेकिन इनर स्प्रिंग में थोड़ा सा फर्क है। तो इस वाले पॉइंट को आपने विशेष ध्यान देना है। और स्प्रिंग की फ्री हाइट में, एक बोलस्टर के दोनों तरफ लगने वाली स्प्रिंग की फ्री हाइट में 3 mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब ये नॉमिनल क्लियरेंस है, ये कौन सी क्लियरेंस है अभी मैं बोगी पर चल के बताऊंगा। अब जब हम आरओएच को उस रेखा चित्र के माध्यम से कर रहे हैं, बोगी का ट्रॉली को असेंबली के बाद जब हम असेंबल करते हैं तो साइड फ्रेम में, जैसा कि आपने डीपीटी टेस्ट में जाना कि डीपी टेस्ट इसके कॉर्नर, पॉप और जितने भी इसके जो है कॉर्नर पॉइंट हैं, जो मैक्सिमम क्रैक होने की संभावना है, उसको आपने डीपीटी से आना। अब जब हम असेंबली करना प्रारंभ करते हैं तो आपको इसमें ट्रेमल गेज के माध्यम से इसकी जो डायगोनल है, इसमें एक बिंदु बना होता है साइड फ्रेम के दोनों एंड पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे, तो इस पॉइंट से इस गेज को यहाँ पर लगाकर 3018 प्लस माइनस 4.5 mm, कई जगह ये 5 mm भी लिखा है, लेकिन केमटेक मैनुअल के अनुसार ये 3018 प्लस माइनस 4.5 mm बीएलसी के लिए और सभी कैसनट के लिए यही मान्य होगा। यदि ये गेज ट्रेमल गेज में सीमाओं के अंतर्गत नहीं है तो फिर आपको साइड फ्रेम में को चाहे चेंज करें चाहे सुधार करें, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से घातक है। क्योंकि व्हील में तो आपने देखा कि एक वैगन में 25 mm, एक ही वैगन की दोनों ट्रॉली में, कोई भी ट्रॉली हो उसमें 13 mm और एक ही एक्सल पे 0.5 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें केवल आरओएच पीओएच इसी में ही सुनिश्चित होनी है, इसलिए इसको 100% पालन करें। तो अब आप आइए, सीबीसी गेजिंग कब होगी? ये गेजिंग जब आरओएच हो रहा हो, पीओएच हो रहा हो, या कहीं ट्रेन पार्टिंग हो गई हो, या वर्कशॉप से कोई पीओएच होकर वैगन आए, नया वैगन कमीशनिंग के लिए आए। भाई गलती किसी भी स्तर पर हो सकती है, ये भी नहीं सोचना कि वर्कशॉप से आया तो बिल्कुल सही होगा। तो उन सब परिस्थितियों में इसकी गेजिंग किस प्रकार होगी, इस प्रकार जेई महोदय आपको कर कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले गेज नंबर 1 लगाएंगे, इसका नाम है ई टाइप सीबीसी कंटूर। कंटूर मतलब होता है परिधि, प्रोफाइल, इसकी रूपरेखा। तो बंद अवस्था में क्या होगा, पहले ये बंद होगा, देख रहे ना आप बंद अवस्था में, एक बार और इंश्योर कर ले, बंद अवस्था कहां है, इधर लॉक को दिखाए, ये बंद है स्टेम। तो इसकी कंटूर मतलब इसका प्रोफाइल, ये इसको चेक करने के लिए गेज नंबर 1 कौन सी है,
जिसकी लंबाई 135 mm है। ध्यान रखिएगा, बड़ी पहले लगानी कैसे है। देखिए जेई महोदय लगा रहे हैं, ये सही तरीका क्या है, ये दो इसके गार्ड आर्म की तरफ बिल्कुल मिले रहेंगे। और तीसरा ये जो सिरा है ये नकल के प्रोफाइल पर, फेस पर टिका होना चाहिए। सही अवस्था में यदि गेज नंबर 1 इस प्रकार है, इसको आप 3-4 जगह और लगाइए, इंश्योर कीजिए हर चीज को। देखिए लगाने का तरीका है प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है ये गार्ड आर्म की तरफ और ये नकल की तरफ 3 बार आपने लगा लिया और गेज अटक गई, मतलब पार नहीं हो पाई। ये नॉट टू गो गेज है, ये किसी भी अवस्था में पार सही अवस्था में नहीं होनी। यदि ये यहां से पार हो जाए, मतलब अंदर चली जाए, फिर आपने जैसे पढ़ा नकल पिन और ये लॉक पहली अवस्था में ये चेंज करने हैं, ठीक है ना। ये क्यों चेंज करने, ये चेंज करने सरल भी है। फिर उसके बाद गेज नंबर 2, कंट्यूर गेज नंबर 2 जिसकी लंबाई 130 mm रहेगी, लंबाई कम है। लगाने का तरीका फिर वही, ये गार्ड आर्म की तरफ और ये नकल की तरफ। फिर आप इसको 3 जगह कम से कम, और जहां भी सको, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, 3 जहां सको आपको लग रहा है घिसा है वहां लगाइए। इस अवस्था में भी ये गार्ड आर्म के फेस की तरफ और ये नकल के फेस की तरफ 1 नंबर गेज भी पास नहीं हुआ, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और माना अब ये पास हो जाए 2 नंबर, यदि ये 2 नंबर पास हो जाती, 2 नंबर किसी कारण, मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, यूं होके पास हो जाती, तो फिर, क्योंकि ये तो सही है लेकिन मैं कह रहा हूं यदि ये यूं पास हो जाती, फिर आपको सीबीसी के इस हेड को, गार्ड आर्म को कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो आपने चेंज, अब आपको इसको कंप्लीट चेंज करना है। दूसरा परफॉर्मा क्या है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको बताया था, चाहे वो आपके क्लियरेंसेस हो, आपका कोई भी स्टैंड जैसे पेडेस्ट्रल या एडाप्टर, इन सब के एडाप्टर, क्राउन लॉक, ये सब चीजों की स्टैंडर्ड वैल्यू और वर्न आउट वैल्यू आपको दी गई है। तो यदि इन दोनों के बीच कोई वैल्यू है वो स्वीकार्य है, अन्यथा वो स्वीकार्य नहीं है, आपको उसको बदलना है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण है, ये तीसरा महत्वपूर्ण है क्या है, आपके पास ये पैरामीटर, ये एयर ब्रेक के, ये कौन से जो प्री, मैंने बताया था प्री बिलिंग और प्री एयर ब्रेक टेस्टिंग में, ये आपको प्री जो दिखा है कि आपको आते ही पहले भरने हैं, सब चीज देखना है, एयर हॉज वगैरह जो पहले क्या थे। यदि आपने कोई एयर हॉज चेंज किया है तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। जो 10 में चेंज आइटम में एमयू वाशर तो चेंज है, लेकिन एयर हॉज कंप्लीट चेंज है, तो इस फाइनल में जब आप फाइनल टेस्टिंग करेंगे ये सब चीजें इस परफॉर्म में आपको भरनी है, ठीक है। और अंत में जो 5वां है, ये क्या है, ये आपकी DDR उसकी डायरी है कि कौन सा वैगन है, इसका लास्ट पीएच कब था, ROH कब हुआ, कहां हुआ, इसका बिल्ट ईयर क्या है, कौन कौन से लोग, किस गैंग ने, किस बोगी में, बॉडी में कौन था, बोगी में कौन था, दिल्ली एंड की बोगी में कौन था, और निजामुद्दीन उसके अपोजिट अलीगढ़ एंड या जो भी एंड है आपका, दोनों एंड की बोगी के जो भी स्टाफ आपने इस पे टेक्नीशियन, असिस्टेंट डिप्यूटी किए, उनको क्लियर कीजिए। एयर ब्रेक टेस्टिंग कितने की उसको भी कीजिए, ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का पता लगे, और यदि माना कोई कमी होती है तो उसकी कमी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो। तो इस प्रकार आपने सब थ्योरी क्लास में ROH की विधि किस प्रकार की होती है, क्लियरेंसेस क्या क्या है। अब आइए शॉप फ्लोर पर वैगन केयर सेंटर में किस प्रकार हमें इसको करना है, इसका प्रैक्टिकल देखें और इसको गहराई से समझें। अब BRN वैगन, जो 6 प्रकार के BRN हैं,
जिसमें 22 NLB व 22 HS ट्रॉली से युक्त है। जब इसका ट्रॉली आप देख रहे हैं, इसका जब बोगी का आपने G95 पंपलेट जो RDSO का कैसनब की 6 प्रकार की बोगियों के मेंटेनेंस के लिए अधिकृत है। HS ट्रॉली आप देख, कैसनब 22 HS ट्रॉली। तो जब आपने कंप्लीट करने के बाद ROH की बोगी बॉडी करेक्शन कर लिए, इसके पश्चात भी G95 में कुछ नॉमिनल क्लियरेंस जो अति आवश्यक हैं और एक सीमा के अंदर होनी चाहिए, वो आप किस प्रकार चेक करेंगे। ठीक है, गेजिंग आपने ट्रॉली की G95 पंपलेट से जो बोगी ट्रॉली स्टैंड पर की थी ट्रॉली। अब आप इसको क्लियरेंस देखें, पहले ध्यान रखें दो चीजें, लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस। तो जो क्लियरेंस आप रेल लाइन के समानांतर पैरेलल नापेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल है, देखें ना, ये लॉन्गिट्यूडनल है। और लेटरल जो रेल लाइन के 90 डिग्री, आप यूं समझ रहे हैं, ये रेल लाइन के 90 डिग्री वो लेटरल है। क्योंकि इससे काफी टेक्नीशियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो पहला लॉन्गिट्यूडनल लेयर लेटरल इस दिशा में, जब हम यू नापेंगे ये लेटरल है। तो आइए कैसनब 22 NLB और HS इन दोनों ट्रॉलियों का हम नॉमिनल क्लियरेंस नापें। तो सबसे पहले हम साइड फ्रेम और एडाप्टर के बीच के जो दो मुख्य क्लियरेंस, लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम और एडाप्टर, ये 9 mm इस तरफ, टोटल 9 mm इस तरफ या उस तरफ, उधर भी दोनों तरफ का मिलकर 9 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों का जोड़ होगा, दोनों ट्रॉली फ्रेम। और इसके बाद लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एडाप्टर। अब आप इस दिशा में, मतलब हाँ, ये वेरी गुड, ये जो क्लियरेंस है यूं, ये क्लियरेंस दोनों तरफ का क्लियरेंस आपका 16 mm इधर भी और इसके दूसरी तरफ भी लगा दीजिए। ये दोनों क्लियरेंसेस आपके 16 mm से अधिक। ठीक है ना, राइट और राइट, वो आपको इधर से जाना पड़ेगा, आप इसके मेथड को समझे। ठीक है, इसके पश्चात अब हम चलेंगे बोलोस्टर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आपकी जर्नी में सहायक होगा। अब इसके बोलोस्टर में क्या है, बोलोस्टर में साइड फ्रेम और बोलोस्टर का लेटरल मतलब ये वाला, देखिए ये क्लियरेंस, ठीक है ना, ये लेटरल क्लियरेंस है। ये क्लियरेंस दोनों तरफ का मिलाकर 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरफ और दूसरी तरफ भी। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलोस्टर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो पैरेलल नपेगा रेल लाइन के, ये भी दोनों तरफ आपने नापना है और इसका मान 6 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ का मिला के। ध्यान रखिए, मैं दोनों तरफ बोल रहा हूं। इसी प्रकार क्लियरेंस बिटवीन एंटी रोटेशन लग एंड बोलोस्टर। एंटी रोटेशन लग क्या है, जो इसको एक डिग्री से ज्यादा, एक निश्चित डिग्री से ज्यादा रोटेट बोगी के मूवमेंट को नहीं होने देते। ठीक है ना, इस प्रकार आपने सारगर्भित संदर्भ में लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, नॉमिनल क्लियरेंस को समझा। दूसरा एक विशेष बात, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि चेक लिस्ट में सभी स्टैंडर्ड डायमेंशन लिखी हुई है, आपको लगाने का मेथड क्या नापना है पता होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन कोई भी 50 डायमेंशन हमेशा याद नहीं करेगा, इसलिए रेलवे बोर्ड ने स्थिति को समझा और सारी डायमेंशन में लिखी है। ठीक है ना, तो आपको उसमें इसको भरना है, यदि कोई इसमें रेक्टिफिकेशन करना है तो उसके अनुसार इसको कर दिया। इस प्रकार आपने BRN भारतीय रेलवे के बोगी रेल फ्लैट वैगन विद न्यूमेटिक ब्रेक, जिसके 6 प्रकार हैं और इसमें 22 NLB
या 20 कैसनव 22HS 2 प्रकार की ट्रॉलियों का ROH केमटेक के लेटेस्ट मैनुअल 2022, IRCA पार्ट 3 2020, रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2023 के माध्यम से ROH की विधि, मैन आवर्स, करने का ढंग, गेजिंग सभी को और इसकी 5 चेकलिस्ट विस्तार से समझी। अब मुझे आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि आप इस सभी संदर्भित पत्रों के माध्यम से BRN ROH जो आपके डिपो पर है, इसको एक उचित माध्यम से करके इसकी अधिकतम उपलब्धता, सुरक्षित उपलब्धता, सेवा के लिए सुरक्षित उपलब्धता भारतीय रेल को कराएंगे। धन्यवाद।